नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे एपिसोड 61 तक पहुंच चुके हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, मिर्जा गालिब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न जो है आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, इन्हें वर्तमान उर्दू गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। ये किसके लिए? उर्दू गद्य। ये मुगल शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि हुआ करते थे। ठीक है, दो चीजें यहाँ पर। मिर्जा गालिब के शेर वगैरह तो आप पढ़ते होंगे ना, बहुत फेमस है। किन्हीं को सुनाना हो, इंप्रेस करना हो तो सबके लिए बड़ा काम आते हैं गालिब। इन्हें दबीर उल मुल्क एवं नज्म उद दौला की उपाधि प्रदान की गई। इस उपाधि को लेकर के ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। कितने कथन सही हैं ये पूछा गया है। 3 यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिया गया है। एक जो है कोई भी नहीं जो है ना, इस तरह के विकल्प कम सही होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अब मिर्जा गालिब के विषय में थोड़ी सी बात समझ लेते हैं, मामला बन जाएगा। देखिए, मिर्जा गालिब के शेर को लेकर के मैंने कहा कि हम सब इनके जो है शेर और शायरी के तो फैन हैं ही, सब पढ़ते हैं इसको। लेकिन उर्दू की जब बात करेंगे ना, तो उर्दू गद्य को एक नई शैली देने के लिए इन्हें जाना गया, जो एक बहुत सहज तरीका आप कह सकते हैं अपनाया इन्होंने। और दूसरी बात, उर्दू में भी बोल चाल की भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया, उसके करीब अपनी भाषा का रखा, जिस वजह से इनके जो शेर हैं लोगों में बहुत प्रसिद्ध हुआ। और दूसरी बात जो कहा गया, बहादुर शाह जफर, देखिए निश्चित तौर पर बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे और राजकीय कवि के रूप में इन्हें सम्मान प्राप्त भी था। और दोनों जो उपाधि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मुगल सम्राट ने ही ये दोनों उपाधियां इन्हें प्रदान की थी। यानी कि कुल मिलाकर के ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हो गया। सी विकल्प के साथ हम चलेंगे, सभी 3 सही है। आगे बढ़ जाए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित पहला ग्लेशियर दिवस, फर्स्ट ग्लेशियर दिवस की बात किया गया है, किस तिथि को, ये आपको बताना है। लेकिन यहां पर समझ लीजिए, इतना भर से आपका काम चलेगा नहीं, जरा सा इसके विषय में भी समझेंगे, क्योंकि यूपीएससी इतना भी फैक्ट नहीं पूछेगा आपसे, है ना। अगर आप जानकारी के लिए दिवस की बात करेंगे तो आप में से बहुत सारे लोग पढ़ते हैं 21 मार्च, है ना, तो अभी बीता है 2025 को ये मनाया गया। ये पहला ग्लेशियर दिवस था 2025, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो गया कि 2025 में ही पहली बार ये आयोजित किया गया। लेकिन यह क्यों किया गया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, आप जैसे जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग होने के वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, ठीक है। इन सब चीजों से क्या हो रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ग्लेशियरों का कैसे संरक्षण किया जाए, इसके महत्व को लेकर के कैसे लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए, इन सब चीजों को लेकर के संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को 21 मार्च को ग्लेशियर दिवस घोषित कर दिया। और अगर देखें तो इस वर्ष को भी 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। तो ये दोनों ही फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। 21 मार्च आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तीसरे पर आते हैं, राष्ट्रीय वन्य जीव स्वास्थ्य नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय वन्य जीव स्वास्थ्य नीति कहा गया है, सही और कौन से कथन। 3 स्टेटमेंट है, देखते हैं। यह राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017-31 का प्रमुख हिस्सा है, ठीक है। इसके तहत वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र जूनागढ़ में स्थापित किया गया है, ओके। और यह नीति जो है आईआईटी दिल्ली के सहयोग से विकसित की जा रही है। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017 से 31 का प्रमुख हिस्सा है, ये स्टेटमेंट यहां पर सही है, आपसे सही पूछा गया है। और इसके तहत वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय फेडरल केंद्र की जो बात यहां पर की गई है, ये जूनागढ़ में ही स्थापित किया गया है, तो यह भी सही है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर गड़बड़ है। यह नीति का विकास जो है ना केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी कि CZA, है ना, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें मदद जो सहायता जो जिसके द्वारा किया जा रहा है वह आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, ना कि दिल्ली के द्वारा, ठीक है। तो यह फैक्ट यहां पर गलत हो गया, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखिए, केवल एक शब्द था दिल्ली और बॉम्बे, इसी का खेल था, बाकी नहीं तो आप गलत कर लेते, बी होगा, आप डी मार के आते और कहते सही है, हमने सही जवाब दिया है। इसलिए ध्यान से एक एक शब्द को पढ़ना होता है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों इंपॉर्टेंट है? चूंकि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दा है यहां से, इसलिए प्रश्न बनने की संभावना रहेगा। हुस्कुर मधुरम्मा देवी यात्रा महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है ना, आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से इसे आप इंपॉर्टेंट मानिए।
इसका संबंध जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, केवल अगर राज्य की बात करेंगे तो कर्नाटक से संबंध है, ये आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा भी होगा। लेकिन इसके क्षेत्र को लेकर के आपसे पूछा जा सकता है कि ये उत्सव जो है किन क्षेत्रों में कर्नाटक में, तो हुस्कुर गांव है एक वहां पर कर्नाटक में। इसके अलावा अनेकल एक तालुक है, बेंगलुरु भी, कर्नाटक स्थित जो श्री मधुरम्मा देवी मंदिर है ना, वहां पर यह पूरा आयोजित किया जाता है। एक आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक रथ यात्रा निकाला जाता है इसमें, और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कर्नाटक का ये है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। कोलोरेक्टल कैंसर इंपॉर्टेंट है। ये कैंसर को लेकर के आजकल बहुत चर्चा रहा है, प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। 5 स्टार दीजिए। कोलोरेक्टल कैंसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां कहा गया सही और कहा गया है कितने कथन, नंबर आपको बताना है कि कितने। 3 यहां पर कथन यहां पर आपको दिख रहा होगा। यह कोलन या मलाशय के उत्तकों में विकसित होता है। पहली चीज तो ये, इसका निदान फिर कहां होता है, शरीर के किस भाग में, ये बता दिया। तो और निदान क्या है, निदान में कहा गया कि स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी के माध्यम से किया जाता है। और तीसरा कहा कि मोटापा, धूम्रपान एवं शराब का सेवन इसके जोखिम को बढ़ाने के कारण है। देखिए, कोलोरेक्टल कैंसर की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर कोलन और मलाशय के उत्तकों में विकसित होता है। निदान भी यहां सही लिखा हुआ है, स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी से होगा। और जोखिम जो बढ़ता है उसके लिए मोटापा अगर हो रहा है, धूम्रपान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, स्वस्थ आहार व्यवहार आपका नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर यह हो सकता है। यानी कि स्वस्थ आहार लीजिए, शारीरिक गतिविधि बढ़ाइए, नियमित जांच करते रहिए, इससे इसका खतरा कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इसमें देखेंगे तीनों ही स्टेटमेंट सही है। आपसे पूछा गया सही और कितने, कितने में सभी 3, तो सी विकल्प के साथ हम चलेंगे, सभी 3 जो है सही है। तो आज का जो आपने लेक्चर देखा, इसमें जो 5 टॉपिक हमने किया, ये पांचों ही बहुत महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।